आज हम लोग चर्चा करते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि ये जो सिंड्रोम है, ये मैक्सिमम जो है लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है और इसमें पेट में जैसे गैस बन जाना, मरोड़ आ जाना, सूजन आ जाना, इस तरह का लक्षण जो है इसमें देखने को मिलता ड्यूरेशनल है। एज और कितना है ख़ासकर पूरे हो गया। युवाओं में इस तरह का समस्या जो है काफ़ी रूप से प्रभावित करता है। और जानते हैं डॉक्टर अरुण कुमार से कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम क्या होता है और इससे किस तरह का जांच और इसका क्या ट्रीटमेंट है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों का पाचन तंत्र है, इसकी बहुत सारे फंक्शन है जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें किसी भी तरह का अल्टरेशन, किसी भी तरह का बॉवल हैबिट में परिवर्तन काफ़ी हद तक दिनचर्या को प्रभावित करता है। और इसके पीछे बेसिक पैथोलॉजी है कि जो म्यूकोशल सरफेस है, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो म्यूकोशल सरफेस है, वो उस दे हैव ए लॉट ऑफ फंक्शन टू डू, लाइक द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, सेक्रेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। इस तरह के फंक्शन में कई बार गड़बड़ियाँ पाई जाती है, जिसके वजह से पेशेंट शिकायत करता है कि पेन एब्डोमेन हो रहा है, या ब्लड का शिकायत करता है, जिसे मेडिकल टर्म में मेलाइना बोलते हैं, हेमाटोचेजिया बोलते हैं। अल्सर का समस्या होता है, पेशेंट कई बार क्लिनिशियन के पास जाता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन एब्डोमेन, और जब उसकी डायग्नोसिस होती है तो देखा जाता है कि वो अल्सर का पेशेंट है, या पैंक्रियास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पैंक्रियाटाइटिस का शिकार होता है। इस सब के लिए डायग्नोसिस बनाना होता है, और ये काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। जिस तरह के हमारे फूड हैबिट चेंज होते जा रहे हैं, जितना बदलाव होते जा रहा है, a lot of changes in the bowel movement. The bowel movement become disturbed, and patient generally complaining of the pain and bleeding or occult blood, occult stool. Patient can give the history of the taking aspirin tablet for the headache, and comes with complaint of the hematochezia or occult blood in stool कि मेरे मूवमेंट में गड़बड़ी है, और ब्लड का शिकायत है, स्टूल में ब्लड की शिकायत है। इसमें डायग्नोस्टिकली हम लोग को देखना होता है कि ये पस आ रहा है या प्योर सिक्रीशन है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ये जो इन्फ्लामेशन है, जो जीआईटी के ट्रैक्ट में किस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। कई बार देखा गया है स्टोन, जो जीबी स्टोन है, जो राइट साइड में जनरली पेन का हिस्ट्री होता है या राइट साइड क्वाड्रेंट में होता है, उसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री के अलावा कई बार डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन जो कि ईआरसीपी, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन का हम लोग सहारा लेते हैं। एक्सरे से भी बेरियम मिल फॉलो थ्रू, बेरियम मिल एक्सरे, इस तरह की कई डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, जिससे हम लोग पेशेंट के जो ऑर्गन्स हैं कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उससे पता कर सकते हैं, और तब उसमें हम लोग इलाज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है। कई बार मेल पेशेंट में अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो दे कैन कम विद द हिस्ट्री ऑफ homosexuality in the AIDS. We can find that diarrhea is the primary complaint in patients suffering from AIDS. In those patients, our approach become slightly changed, and we generally go for the other investigation like the endoscopy, GI endoscopy, oesophagoscopy, ओसोफैगोगैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। इस तरीके इसमें काफ़ी वो फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और म्यूकोसल सरफेस को टच करके बायोप्सी वगैरह भी हम लोग करते हैं। पार्ट को, टिश्यू पार्ट को जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ तक जाके फाइबर ऑप्टिक कैमरा से, स्क्रीन से देखकर और टिश्यू को
लेकर उसकी पैथोलॉजिकल जांच इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। इस तरह के केस में पेशेंट कई बार कोल्की पेन का भी हिस्ट्री देता है, कई बार उससे बहुत असहनीय दर्द होता है। वो अदर एब्डोमिनल ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है जो जीआईटी से अलग हो सकते हैं, लाइक द रीनल स्टोन, रिनोलिथियासिस, जिसमें पेशेंट को एक्यूट पेन होता है। पेशेंट की हिस्ट्री, डायरिया की हिस्ट्री कम होगी, दर्द का हिस्ट्री ज़्यादा होगा। इस तरह के केस में वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू डिलिनिएट, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द GI abdominal organs and other organs which are apart from the liver or pancreas or gallstone, and that can be site of the kidney or appendix, that can have the different history, may be associated with the fever. In these cases, our plan of investigation becomes slightly changed. फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी बातें मिलती है। जनरली देखा गया है कि अपर ऑर्गन्स, अपर एब्डोमिनल, जनरली राइट साइड में जो जहाँ लीवर है, पैंक्रियाज है, वी कैन से गॉल ब्लैडर है, वहाँ सीटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीटी स्कैन का ज़्यादा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, बजाय कि लोअर एब्डोमिनल पेन में जहाँ की अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट मोडालिटी। हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, वास्कुलर पैथोलॉजी है, वास्कुलर लिमिटेशन है, अगर देखना है कि ऑर्गन्स की वैस्कुलैरिटी कैसी है, उसमें एमआरआई का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और सीटी स्कैन से उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। जहाँ स्ट्रक्चर की बात होती है, जहाँ उसके सरफेस को देखना होता है, वहाँ एंडोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। सरफेस पैथोलॉजी क्या है, और जो हमने शुरू में ही बताया कि जो म्यूकस सरफेस है जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन भी अदा करता है, उसमें सिक्रेटरी फंक्शन भी आती है। उस तरह के केस में जीआई एंडोस्कोपी फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द एज ए थेरेपी और फॉर द डायग्नोसिस हम लोग उसका सहारा लेते हैं। अब जहाँ तक बात है अदर इन्वेस्टिगेशन की, अदर पैथोलॉजी की, वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का सहारा ले सकते हैं, जहाँ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जहाँ हम सस्पेक्ट करते हैं कि कैंसरस मामला हो सकता है, मास हो सकता है, वहाँ पर सीटी भी इम्पोर्टेंट है, केवल फिजिकल एग्जामिनेशन से पता नहीं चल पाता है। और पेशेंट के मूवमेंट को, पेशेंट के मूवमेंट इन द बॉवेल, अगर ऐसा हिस्ट्री है तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। और पेशेंट के लिम्फ नोड से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें पेशेंट फीवर का हिस्ट्री दे सकता है, तो आगे जाकर हम क्रॉस डिजीज सोच सकते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर है, इरिटेबल बाउल IBS, इरिटेबल बाउल डिजीज हो सकता है। तो इस तरह के केस में ब्लडी डायरिया का भी हिस्ट्री हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द सिंपल डायरिया। उस ब्लडी डायरिया में हम लोग को देखना होता है कि पेशेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, जो ब्लड आ रहा है उस वो किस हद तक पेशेंट के क्रियाकलाप को प्रभावित कर रहा है। बहुत अगर फ्रेश ब्लड का हिस्ट्री है इन द स्टूल, देन वी कैन गो फॉर द सिग्माइडोस्कोपी, जहाँ की लोअर एब्डोमिनल ट्रैक्ट, जो लोअर जीआई ट्रैक्ट है, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है पेशेंट का। बहुत ही कॉमन बात है डॉक्टर चंदन, अल्सर, जो बोलते हैं कि आपको अल्सर हो सकता है। अब ये अल्सर जनरली देखा गया है पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर जनरली ड्यूडेनम और जीआई ट्रैक्ट, जो लोअर गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, उसको इन्वॉल्वमेंट करता है। और स्टोमक, लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ या पोर्जिनल पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, these are generally involved in the ulcer, GI अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, जिसमें यू नो कहीं कहीं पर गैप दिखेगा, डिसकंटिन्यूटी दिखेगी बेरियम फॉलो थ्रू में, बेरियम एक्सरे में, और वो जो म्यूकोजल इरोजन है, दैट इज द प्राइम और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द
अल्सर। नाउ कमिंग टू द कॉजेशन, तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। ड्रग की हिस्ट्री होगी, जहाँ पेशेंट भी बोलता है कि मैं हेडेक के लिए या एब्डोमिनल पेन के लिए दवा लेता था और सेकेंडरीली वो अल्सर का कॉज हो सकता है। और हालांकि और भी बहुत सारे मामले हो सकते हैं एब्डोमिनल पेन में या जीआई में। तो आपका इसमें क्या बोलना? सिम्टम्स में जो है पेशेंट सिम्टम देता है कि हमको खाना खाने के बाद दर्द हो जाता है। एक कोई पेशेंट खाना होता है, का, बोलते हैं कि खाना खाने से पहले पेट में दर्द रहता है। अब आप बताइए इसमें क्या सस्पेक्ट करते हैं, इसमें क्या है? ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात। पेप्टिक अल्सर में है, रिपोर्ट भी जो है हम्म, तो उसमें हाँ सही बोल रहे हैं। पेप्टिक अल्सर में बिफोर मील, खाना खाने के बाद वो राहत, उसमें राहत होता है पेप्टिक अल्सर में। हाँ ये चीज़ है, फूड के साथ रिलेशन देखना होता है, पेशेंट से हिस्ट्री लेना होगा। जो शुरू में ही मैंने बताया कि पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू अप्रोच द व्हाट इज़ द साइट ऑफ द लीजन और व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, व्हाट शुड बी डायग्नोसिस, क्या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबल डायग्नोसिस बहुत सारी पेशेंट से बातचीत करने से, उसके हिस्ट्री से, लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है। आप बहुत सही बोल रहे हैं कि अगर वो खाना खाने के बाद राहत महसूस करता है, देन वी कैन गो फॉर द पेप्टिक अल्सर। वेरी नाइस। और इसमें बताएं डॉक्टर चंदन। क्या आईबीएस साइकोलॉजिकली इफेक्ट? हाँ इसका साइकोलॉजिकल है, ये देखा गया है। जो ब्रेन जीआई एक्सिस जो है, जो कि काफ़ी एक हाइपोथैलेमस जो एक्सिस है, हाइपोथैलेमिक एक्सिस, उससे कंट्रोल होता है। और कई बार उसके एक्सिस में बदलाव के चलते इस तरह की बीमारियां परिलक्षित होती है, दिखता है। और मैं ये कहूँगा कुछ ड्रग्स भी हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी जिसे बोला जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन होते जा रहा है शहरों में, अर्बन इलाकों में, ड्यू टू अर्बनाइजेशन और ड्यू टू लाइफ स्टाइल, जहाँ की पेशेंट कई तरह का इन्वेस्टिगेशन कराता है, कई तरह का हिस्ट्री देता है। और कई बार मेट्रो सिटी में ये बहुत ही कॉमन है, कई तरह के पेशेंट हैं जिनको भी इन्वायरमेंट चेंज होने से और उस माहौल चेंज होने से उसकी साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसमें बदलाव आता है, और वो अपने आप, जो कि बहुत ही परेशान था, जिसके लिए वो सीटी स्कैन एमआरआई बार बार डॉक्टर के पास जाके बोलता है मुझे करा दीजिए। कई बार उसे काउंसुल करने के बावजूद भी, इवन की काउंसलिंग करने के बावजूद भी उससे फ़ायदा नहीं हो पाता है। लेकिन जब पूरी हिस्ट्री ली जाती है तो दैट इज़ फाउंड टू बी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इस तरह के केस में ज़्यादातर जो आपने बताया आईबीएस में, these are the very common cause in India, and that should be kept in mind to assess the pathology or to reach the diagnosis. So I will like to say that we should have a very clinical suspicion to approach such type of disorders, and if we don't find any pathology, then we can conclude with the IBS and should have started the therapy uh, about the assurance, reassurance. तो अब ये साबित हो चुका है कि कुछ मेडिसिन्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, वो अल्सर को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये अल्सर जनरली हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, जो कि दो तरह का हो सकता है, जो कि मेनली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करे, पाइलोरिक पार्ट को इन्वॉल्व करे, एंड को दैट इज़ द ड्यूडेनल अल्सर, एंड जो बॉडी ऑफ स्टमक को दैट इज़ द गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर इज जनरली मोर कॉमन एंड इट इज generally associated with the anxiety or psychological stress, or some have patient have the genetic factors, and smoking is also the causation of the duodenal ulcer. And we generally go through the investigation where we can find the H. pylori, which is a gram negative bacteria which is causative agent of the ulcer, duodenal ulcer.
and we should always start with the antibiotics. And apart from the antibiotic for the H. pylori, we should also delineate the other factors to reduces the gastric acid secretion. So we can go for the ranitidine, histidine, that is the antihistaminic drugs, and the proton pump inhibitor like the omeprazole, or we also go for the antacid for the treatment of the duodenal ulcer, or the for the treatment of the gastric ulcer, where the we have to differentiate between the patient is generally suffering from the gastric acid or pepsin secretion, or is there any abnormality in the gel or mucus formation, because the mucus is the most important part or the most effective barrier for the irritants. And if there is deficiency of the mucus gel, we see that the chemical part damages the mucosa, and that cause the ulceration of the tissue concerned. So I will request you to go to the proper history, a proper investigation like the GI endoscopy, gastroendoscopy, and that mucosal biopsy is the important. And ulcers generally go through the submucous part also to the muscularis mucosa propria. That part becomes involved. For that, we have to go for the uh, fiber optic endoscopy is the main tool to assess the nasal spheres, electrocautery. These are the part of the treatment for the therapy. And if you give the antihistaminics, that also work by release of reducing the release of the gastric acid, HCl, hydrochloric acid. That is the most common irritant, corrosive. It has a corrosive effect on the mucosa. So we should have the this concept in our mind. Then we can go for the treatment of the patient concerned, and the patient doing the executive function, which are more where the person has in the empty stomach, and again he's in the stress, that the psychological factors. So executive personality are more affected with the these the duodenal ulcerations. So we should keep in this mind. And apart from that, cholinergic effect, anticholinergic effect, antihistaminic, histaminic, that all these things, muscarinic, cholinergic receptor, हम लोग को इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इसकी जो एनाटॉमी है, कहाँ पर कौन सा सेल्स है, तब हम लोग ट्रीटमेंट की ओर ध्यान दे सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.